हम पॉइंट टू पॉइंट शिक्षकों की समस्याओं पे बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जलवंत समस्या और सबसे ज़्यादा इस समय यदि हमारे पास में संपर्क विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है कि स्कूल विद्यालय कब जाना है। शिक्षा मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया था उसके बाद में कल तक तो कोई स्पष्ट आदेश नहीं आए थे, लेकिन साथियों कल शाम को जो निदेशालय से आदेश आए हैं उन आदेशों को आपने भी सबने पढ़ लिया होगा, मैंने भी अध्ययन किया, और जहां तक उन आदेशों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 7 तारीख को विद्यालय पूर्व निर्धारित तिथि को ही खुलेंगी, तो किसी के मन में शंका तो ये तो होनी नहीं चाहिए कि विद्यालय कब खुल रहे हैं, तो विद्यालय तो 7 तारीख को खुलेंगे। अब दूसरी समस्या यह है कि शिक्षक गांव आए हुए हैं, अपने क्षेत्रीय अपने स्कूल से दूर जिला मुख्यालय को छोड़कर दूसरे अपने जिले में आए हुए हैं। कहने का मतलब कि एक शिक्षक जिसकी पोस्टिंग सैकड़ों किलोमीटर दूर है वो गांव आया हुआ है, अब उसको स्कूल जाना है तो यातायात चल नहीं रहा, तो इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब शिक्षा मंत्री महोदय ने कह दिया, निदेशक का जो आदेश आया है तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब तक आपकी यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू नहीं हो जाती तब तक आपको हड़बड़ी में जाने की जरूरत नहीं है। अब जब ये आदेश आ गए दोनों के द्वारा, राजनीतिक प्रमुख और प्रशासनिक प्रमुख के द्वारा जब आदेश आ गए, जब आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा जो शिक्षक समाज है वो हमेशा ही, मैं फिर ये कहूंगा कि अधिकार फट के नौकरी लगते हैं, अधिकार बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हमारे अधिकारों की लड़ने की बात आती है हम मौन साधना में चले जाते हैं। जब स्पष्ट आदेश है तो आपको भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है। जो साथी स्थानीय स्तर पर विद्यालय के आसपास पोस्टिंग है उनको तो 7 तारीख को विद्यालय जाना है, जो साथी बाहर हैं उन साथियों को 10 तारीख को यातायात सुचारू रूप से संचालित होता है, परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो उसके बाद में आपको विद्यालय पहुंचना है। अब कुछ आज दिन में कुछ महिला कार्मिकों के फोन आए, उन्होंने कहा कि सर हमारे प्रिंसिपल व्हाट्सएप ग्रुपों में मैसेज डाल रहे हैं कि सबको 7 तारीख को आना है, तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रिंसिपल राजस्थान में हजारों हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री और निदेशक केवल एक ही हैं पूरे राजस्थान में। तो आप उन प्रिंसिपल की बात सुनोगे या उन निदेशक और शिक्षा मंत्री की बात सुनोगे? आप में से जो लाइव जुड़े हैं, सुन रहे हैं, और यदि ये वीडियो को बाद में सुनेंगे, यदि आपका प्रिंसिपल आपको 7 तारीख को आने के लिए बाध्य कर रहा है तो उसको आप इतना ही कहो कि सर आप हमें लिख के दे दो कि आपका बस चले चाहे नहीं चले, आपको तो 7 तारीख को आना ही है, और आप मुझे व्हाट्सअप कर दो सीधा ही, कोई समस्या नहीं है, किसी को भी हड़बड़ी में जाने की जरूरत नहीं है। जैसा पिछली बार हुआ था कि गाड़ियां बुक करा के गए थे, तो इस कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी कुछ सोच समझ के संवेदनशील निर्णय लिया है। अरे जब हमारी इतना दबाव सरकार के ऊपर बनाया, चाहे वो नाथीगाबाड़ का प्रकरण मान लो, उसके बाद में काफी प्रकरण मान लो, उसके बाद में यदि शिक्षा मंत्री जी निदेशक जी कुछ हमारी सुन रहे हैं तो उन्होंने जो कहा है उसको आप क्यों नहीं सुन रहे? जितना उन्होंने कहा उतना ही सुनो, उनकी उसी की अनुपालना कर लो। आप केवल प्रिंसिपल की जो ये प्रिंसिपल के द्वारा जो दिखाया जा रहा है ये उसको आप छोड़ दो। पहली बात, विद्यालय कब जाना है? जो साथी अपने विद्यालय के आसपास पदस्थापन है, या यूं कहूं कि जिन्हें विद्यालय जाने के लिए यातायात सुचारू रूप से चलने की आवश्यकता नहीं है, वो बिना यातायात सुचारू रूप से चले ही विद्यालय जा सकते हैं, वो उस परिधि के अंदर आते हैं तो उनको 7 तारीख को विद्यालय जाना है। यदि आपके और विद्यालय के बीच में वो दूरी आती है जिस दूरी में यातायात की जरूरत होती है, तो आपको यातायात सुचारू रूप से चलने के बाद विद्यालय जाना है। अब आप उसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही मत कि मेरे पास तो 4 व्हीलर है, मेरे पास तो 2 व्हीलर है, तो मैं तो 200 किलोमीटर गाड़ी चला के चला जाऊं, मैं 150 किलोमीटर गाड़ी चला के चला जाऊं। ऐसा नहीं करना है अपने को।
जब हमारे को सरकार ने स्पष्ट कह दिया, प्रशासन ने कह दिया कि आपको ये सुविधा दी जा रही है, तो आप उनका उपयोग करो ना। आप फालतू 4-5 दिन मस्त रहो, जो आपके पेंडिंग काम पड़े हैं, परिवार की जिम्मेदारी है, समाज के आपके जो कार्य हैं उनका निर्वहन करो। आप निश्चिंत रहो। फिर भी यदि आपके पास विद्यालय 10 तारीख को सुचारू रूप से जाने के बाद में प्रिंसिपल है, आप 7 को क्यों नहीं आए, इसको लेकर आपसे वाद विवाद करता है, कोई नोटिस निकालता है, तो आप हमारे तक पहुंचा दीजिए। आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होने देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब आपके सामने 2 ही विकल्प है। यदि आपको महासंघ और हरपाल दादरपाल में भी विश्वास है तो आराम से यातायात सुचारू रूप से चलने के बाद में विद्यालय जाना, पहली बात। और यदि आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आज ही अभी से आप रवाना हो लो, क्योंकि जिन शिक्षकों को अब शिक्षकों को जो अधिकार दे रही है सरकार, अरे अधिकारी हमारे, अब बोल दिया तो अधिकारी बन गए एक तरह से। अब उनका यदि आपको उपयोग करना है तो आप आराम से चले जाना, समस्या समाप्त। ज्यादा माथाबुड़ी करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं कि स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं। ये कौन सा स्पष्टीकरण आ गया? साफ साफ दो ही मुद्दों की बात है। जो आसपास है चले जाओ 7 तारीख को, जो बाहर है वो यातायात चलने के बाद में चले जाना, ठीक है। अब एक नया है 50% वाला, वो भी बिल्कुल साफ आदेश है कि विद्यालय में, चूंकि आप इस प्रकार समझो कि आपके विद्यालय में 7 का स्टाफ है, 7 के स्टाफ में से आधे 3 टीचर तो फील्ड में रहेंगे और 3 टीचर स्कूल में रहेंगे। अब जिनकी ड्यूटी फील्ड में लग गई वो स्कूल नहीं आएंगे उस दिन, और जिनकी ड्यूटी स्कूल लग गई वो फील्ड में नहीं जाएंगे उस दिन। ये जिम्मेदारी का निर्वहन कौन करेगा? ये संस्था प्रदान करेगा। तो आप आपके संस्था प्रदान से टच में रहे। और इस समय जो निदेशक महोदय के जो आदेश आए हैं, उन आदेशों में बिल्कुल अस्पष्टता भी है। मैं नहीं कह रहा कि पूर्ण रूप से स्पष्ट है, अस्पष्टता भी है। उन्होंने संस्था प्रदान को पाबंद किया है, और संस्था प्रदान को यह भी कहा है कि आप यातायात खुलने से पहले किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते विद्यालय आने के लिए। और एक तरफ से उन्होंने संस्था प्रदान को अधिकार भी दिया है कि आपके अधीनस्थ जो कार्मिक हैं, उन कार्मिकों को विद्यालय के अंदर 50% उपस्थिति की जो प्लानिंग रूपरेखा कार्य योजना है वो आप स्वयं बनाएंगे, और ये 19 तारीख तक आपको करनी है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 50% उपस्थिति, विद्यालय खुलना, ये ज्यादा कोई टिपिकल काम नहीं था। ये समझ चुके होंगे आप, और किसी के बहकाव में मत आओ, कुछ नहीं होता। अरे नोटिस तो निकालेगा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल यदि फिर को परेशान करे तो बोल देना साहब लिख के दे दो, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं, वेतन कटौती की बात। यह भी इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चित विषय है कि शिक्षकों का वेतन कटौती होनी चाहिए। सरकार एक तरफ से कह रही है कि शिक्षक संघों ने या अन्य कर्मचारी संघों ने उनको स्वीकृति दे दी, सहमति दे दी। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी यह मुद्दा आया, मेरे पास भी कई पत्रकार महोदयों का फोन आया कि आपका क्या स्टेटमेंट है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मीडिया के माध्यम से भी कहा, पत्र भी लिखा कि जब आपने इस कोरोना महामारी में पिछले साल का जो वेतन 15 दिन का था, शायद वो भी अभी तक तो पूरा जारी नहीं हुआ है, कई जगह शिकायत आ रही है, उन्होंने अभी तक नहीं बनाया, डी आपने फ्रीज कर रखा है। और जब आपने शिक्षकों की ड्यूटी लगा रखी है, शिक्षक अपने आपके निर्देशों के अनुपालना में दिए हुए कार्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो क्यों ना आप शिक्षकों का जो वेतन कटौती का जो अंदेशा, जो संभावनाएं बता रहे हो, उनकी जगह आप आपके सरकारी खर्चों में कमी करें। जैसे शिक्षा विभाग में अभी 231 करोड़ रुपए की साइकिल खरीदने की कोई मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है कि जब विद्यार्थी नहीं आ रहे, आप ऊंचे भावों में टेंडर करके साइकिल खरीदने की जरूरत नहीं है। आप उन 231 करोड़ रुपए के वैक्सीन खरीद सकते हो, बच्चों को साइकिल की जगह टैबलेट दे सकते हो। तो आप शिक्षकों को कम से कम वेतन कटौती की वैसे तो मुक्त रखें, क्योंकि वैसे ही आपके द्वारा, विभाग के द्वारा जो अस्पष्ट आदेश आते हैं, अधिकांश मास्टर समझने के बाद में भी किसी की कहा सुनी कहने के आधार पर, और जो
आजकल ये सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, उनके आधार पर टेंशन तनाव में रहते हैं। मेरे पास कई फोन आते हैं, सर बात तो गई आदेश ही पढ़ लिया, लेकिन सर यदि कोई कार्रवाई हो गई तो। अरे जब तुम्हारे खुद पे विश्वास नहीं है तो आप मास्टर बनने के लायक ही नहीं हो। फिर जो आप विरोध करते हो ना औरों के ऊपर, किसी ने मास्टर को कंजूस कह दिया, वो कह दिया, वो कह दिया, अरे कमी अपने में है, कमी अपने में है कि हमें पता है ये भाई ये आदेश है, ये है, फिर हम दूसरों के बहकाव में आकर स्टैंड पे नहीं रह पाते अपने। तो वेतन कटौती की बात है, गत माह वेतन कटौती नहीं हुई, जून माह में यदि वेतन कटौती की ऐसी कोई बात आती है तो राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ पहले भी वेतन कटौती के विरोध में था, आज भी वेतन कटौती के विरोध में है। यदि सरकार चाहिए और यदि किसी शिक्षक को वेतन कटौती करवानी है तो आप स्वैच्छिक विकल्प दे सकते हैं। और हम तो वेतन कटौती दूर की बात, हम तो जो फ्रीज किया हुआ डीए है उसकी भी मांग करते हैं। तीसरी बात स्थायीकरण की बात है। आज 2018 रीट भर्ती के शिक्षकों का स्थायीकरण नहीं हुआ। भाई हम तो तबादलों को लेकर लड़ रहे थे, लेकिन जब इस कोरोना काल के अंदर अन्य समस्याओं पर ध्यान गया, अन्य समस्याओं, अन्य मुद्दों को उठाया, तो तृतीय श्रेणी के जो स्थायीकरण का मुद्दा भी बहुत प्रमुखता से हमारे साथ सामने आया और हमने तृतीय श्रेणी के स्थायीकरण के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया, एक पूरी की पूरी सुनियोजित रूपरेखा के साथ उठाया। उसी का परिणाम है कि बाड़मेर, सिरोही, 2 जिलों का तो लगभग जिला परिषदों द्वारा अनुमोदन हो गया। और मेरे तृतीय श्रेणी के स्थायीकरण के लिए जिन जिलों का स्थायीकरण नहीं हुआ उनके समस्त डीओ से मेरी बात हुई, यहाँ तक कि कुछ जिलों के तो जिला परिषद सीओ से मेरी बात हुई। सबसे ज़्यादा समस्या जयपुर जिले को है, तो जयपुर जिले के जो सीओ हैं, सेकंड एडीएम सेकंड बोलते हैं, उनसे मेरी बात हुई है। शायद लॉकडाउन खुलने के बाद 8 तारीख के बाद 9 या 10 तारीख को जाकर मैं व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जल्द ही तृतीय श्रेणी के स्थायीकरण, वेतन नियमितीकरण करवाएंगे। दुख होता है कि कोई भी शिक्षक संगठन तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के स्थायीकरण तक का मुद्दा नहीं उठाता। तबादलों की दूर की बात है, तृतीय श्रेणी के स्थायीकरण तक का मुद्दा नहीं उठाता, ये तबादलों की दूर की बात है। अब पता नहीं क्या उन्होंने पहले तो वरिष्ठ अध्यापकों को छोड़ दिया और तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की कोई सुध नहीं लेता। पर्ची कटवाने तो समय पे आ जाते हैं, खैर पर्ची की बात नहीं करेंगे। काफी शिक्षक संगठन के नेता चढ़े हुए हैं, एक दो ने तो मानहानि का मुकदमा करवाने की तैयारी कर रखी है। तो मैं तो उनको खुला में फिर चैलेंज करता हूं कि जो रसीद कटाऊ संगठन है, बिना शिक्षकों के हितों में कार्य किए हुए। एक और बात है, जब आपसे कोई शिक्षक फोन पे बात करता है, आपसे समस्या बताता है, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि एक शिक्षक उनके पास जो पुराने संगठन है उनके पास फोन करता है, जब मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो कई बार फोन पे वार्ता होती है तो बड़ा वो मायूस होता है, इस तरह वो बस सुन नहीं रहे, वो नहीं कर रहे, तो आपको फिर संगठन चलाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब हम बात करते हैं तबादलों की। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा चर्चित राजस्थान का वरिष्ठ अध्यापकों का तबादला, और अब तो अध्यापकों को तबादला का भी हमने साथ ले लिया है। अब तबादलों के बारे में क्या बोले मुरलीधर जी, जब तबादलों के लिए ही पिछले 5 माह हो गए, मैं तो तबादलों के लिए जी रहा हूं। सोना उठना मेरी दिनचर्या के अंदर है। यदि आज सबसे ज्यादा कोई महत्व रख रहा है वो एक शब्द है, तबादला। मैं तो आपसे इतना ही पूछ रहा हूं, बाद में तबादलों के लिए बाद में बात करूंगा। आप तो मुझे इतना बता दो हैं, देखो कड़वा जरूर बोलूंगा, क्या आपने ईमानदारी से तबादलों के लिए द्वारा जो हमारे द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, हम सबके द्वारा, जो भी साथी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, क्या आपने ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया? क्या सोशल मीडिया पर कमेंट करने से तबादले हो जाएंगे आपके? ये बताओ आप। अरे आप व्हाट्सएप पे लिख दोगे, ट्वीट पे लिख दोगे कि तबादले करो हमारे से, तबादले हो जाएंगे? आपने वास्तविक तबादलों के लिए क्या किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं।
कुछ शिक्षक साथियों को छोड़कर और जिन्होंने तबादलों के लिए किया है उनको बताने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। वो अंगुलियों पे नाम याद है मेरे को। राजस्थान के केवल और केवल सैकड़ों की संख्या भी नहीं है। और आवेदन कितनों ने किया है? 16,000 से ज्यादा ने किया है। दुख होता है जब आप सोशल मीडिया पे तबादलों की बात करता है। मैं आपके साथ एक अनुभव शेयर करूंगा। परसों मुझे बहुत बुरा लगा, शायद परसों था या कल, एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसके अंदर 250 के आसपास लगभग शिक्षक, वरिष्ठ शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, और एक ग्रुप जिसके अंदर लगभग उसमें भी 200 साथी जुड़े हुए थे, वरिष्ठ और तृतीय श्रेणी के दोनों शिक्षक साथी। किसी एक साथी ने तबादलों के लिए भविष्य में किए जाने वाले आंदोलन की रूपरेखा के लिए, सहयोग के लिए, कि आप जो साथी आंदोलन में सहयोग करना चाहते हैं, जो साथी इस आंदोलन के साथ शरीक होना चाहते हैं, इस तबादला रूपी आंदोलन के यज्ञ में आहुति देना चाहते हैं, वो अपना नाम लिखाए। श्रम की बात है, 7:30 या 8 बजे उस ग्रुप में वो किसी शिक्षक ने पोस्ट डाली। रात को 11 बजे तक मैं देख रहा था, केवल 6 शिक्षक साथी तैयार हुए। केवल 6 शिक्षक साथी तैयार हुए। मुझे खुद को इतना गुस्सा आया कि सबसे पहले सुबह मैंने वो ग्रुप ही छोड़ दिया। तो साथियों, ये आपके कमेंट करने से तबादले नहीं होते। अरे मैंने तो जब जनवरी के अंदर शहीद स्मारक पर जब धरना समाप्त किया था, 12 जनवरी को, 12-13 जनवरी को जब धरना समाप्त किया था, जो भी शिक्षक साथी थे उनके सामने जब शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंचायती चुनाव के बाद में तबादले करेंगे, तो मैं आपके सामने वो वीडियो आपको साझा भी कर दूंगा। वो कुछ किसी साथी ने भेजा है, उसमें मैंने व्यक्तिगत कहा था कि कोई साथी साथ आए चाहे नहीं आए, मैं तबादले यदि नहीं होंगे पंचायत चुनाव के बाद में तो अनशन पे बैठूंगा। अरे मैं बैठा, मैंने वो सहा, जो मैंने सहा वो मैं ही अनुभव कर सकता हूं या मेरा परिवार अनुभव कर सकता है। और जिन परिस्थितियों में मैं वर्तमान में जीवन यापन कर रहा हूं वो केवल और केवल मैं और मेरा परिवार अनुभव कर सकता है, या जो साथी मेरे से जुड़े हुए हैं वो कुछ साथी अनुभव कर सकते हैं। साथियों, सोशल मीडिया पे कमेंट करना और तबादला चिल्लाने से तबादले नहीं होंगे। आप मुझे बताओ, आप अपने दिल पर हाथ धर के ये सोचना, लाइव समाप्त होने के बाद, यदि हरपाल दादरवाल ने गलत कहा है, 2 ही प्रश्नों का जवाब खुद से लेना। क्या तबादलों के लिए मुझे सहयोग करने की जो आवश्यकता थी मैंने सहयोग किया? और क्या हरपाल दादरवाल ने संघर्ष में कोई कमी छोड़ी? आपको स्वयं को उत्तर मिल जाएगा तबादलों का। लेकिन साथियों, आप साथ दे चाहे नहीं दे, तबादलों को लेकर मेरे द्वारा व्यक्तिगत मेरे महासंघ के पदाधिकारियों में कई बार कोई बात हो जाती है कि वो कहते हैं कि हमें तबादलों को इतना ज्यादा अब वो नहीं देना चाहिए, कि कई साथी जिसमें तबादला नहीं चाहिए, वो भी तो महासंघ से जुड़े हैं ना। तो मैंने कहा कि तबादला हमारी प्राथमिकता थी, है और है। 160 साथी देख रहे हैं उनके सामने, आज मैं शपथ लेता हूं कि मेरे सोशल अकाउंट्स यदि सरकार और मेरे चहेते चलने देंगे, उन पर यदि आज के बाद में तबादलों के अलावा कोई पोस्ट मैं कर दूं तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से फोन करके जो कहना और खैर सुनाना चाहो कह देना। कहने का मतलब यह है कि आज के बाद में हरपाल दादरवाल की जिंदगी में शिक्षकों के चाहे कोई मुद्दे आए, मुझे कोई मुद्दों से मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि तबादलों वाला मुद्दों पे मैं संघर्ष कर रहा हूं और मैं उसी पे काम करूंगा। अन्य समस्याएं हैं, अन्य 47 शिक्षक संगठन बने हुए हैं, एक एक समस्या को एक एक शिक्षक संगठन भी सोल्व करेगा तो शिक्षकों की कोई समस्या ही नहीं रहेगी और शिक्षा विभाग में रामराज स्थापित हो जाएगा। तो साथियों, मैं तो आज फिर आपसे एक और वादा कर दिया, पहले जो वादा किया निभा रहा हूं, आज फिर वादा कर रहा हूं कि आज के बाद में आपसे भी मेरा निवेदन है कि तबादलों के अलावा मेरे पास कोई भी शिक्षक साथी फोन ना करें, कोई मैसेज ना करें अन्य मुद्दों को लेकर। और यदि इसमें मुझे कोई
गलत समझता हो तो समझिए मेरी कोई समस्या नहीं है। तबादले मेरी प्राथमिकता है और प्राथमिकता रहेंगी। अब तबादलों के लिए करेंगे क्या? अब करेंगे क्या वो तो आपको पता है। जब सुबह से पता था केवल 145 साथी जुड़े हैं, और जो मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया कि जब 250 200 के ग्रुप में साथियों को एक संघर्ष के लिए आह्वान किया जाता है तो 6 लोग, केवल 6 साथी जुड़ते हैं। तो आप ये बताएं, अब मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ रहा हूं कि तबादलों के लेकर क्या करें हम। रणजीत जी, मैं वादा कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, आज के बाद में मेरे मुंह से शिक्षकों को लेकर कोई शब्द निकलेगा वो केवल ट्रांसफर को लेकर निकलेगा। फर्स्ट ग्रेड, प्रिंसिपल, व्याख्याता, इनके तबादले खूब बोलिए। अब यदि शिक्षा विभाग में तबादले होंगे तो अध्यापकों और वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले होंगे। इसके लिए पहले भी लड़ाई लड़ी है और आगे लड़ाई लड़ने की जो अंतिम पराकाष्ठा होती है उस तक जाऊंगा। और बताओ आप, लेकिन आप ये बताओ कि आपने क्या साथ दिया और आप साथ देने तक कहां तक हैं। जब पहले लड़ाई लड़ी मैंने, अरे मैं पिछले 18 फरवरी से 8 फरवरी को 16 सीसी मिला मुझे, 18 फरवरी से मैं सस्पेंड चल रहा हूं, निलंबित चल रहा हूं। मैं आपसे कहना नहीं चाहता, लेकिन साथियों क्या पता कई बार कहना पड़ जाता है। क्या मेरे परिवार नहीं है क्या? मेरे रिश्तेदार नहीं है क्या? मेरे भावनाएं नहीं है क्या? मेरा कोई निजी जीवन नहीं है क्या? आप तबादले की बात करते तो आप अपने से पूछो। और मैं आपसे जो भी जुड़ रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, जो इसके बाद इस लाइव को सुनेंगे, जिनको तबादलों को लेकर सक्रिय रूप से भूमिका निभानी हो, चाहे किसी प्रकार से निभानी हो, वो ही महासंघ से जुड़े। और जो महासंघ से जुड़े हुए हैं उन पदाधिकारियों को मैं कहना चाहूंगा आज कि यदि आपको तबादलों के लिए जो महासंघ के द्वारा आज ही से जो अभियान स्टार्ट किया गया है, प्राथमिकता और केवल ट्रांसफर की प्राथमिकता, उस पर विश्वास है तो आप महासंघ से जुड़े रहे, अन्यथा महासंघ को छोड़कर आज ही आपको मैं पदमुक्त समझते हैं हम। अब जब ये लड़ाई आज से शुरू मानता हूं मैं वापस से, अब आप बताइए हमें तबादलों के लिए क्या करना चाहिए, बताइए आप। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब साथी वही जुड़े रहे हैं जिनको ट्रांसफर चाहिए, हम ट्रांसफर की बात ही करेंगे आज। जिन साथियों को ट्रांसफर नहीं चाहिए, जिनको विद्यालय कब जाना है इस समस्या का समाधान मिल गया, विद्यालय में 50% की क्या व्यवस्था है उसका समाधान मिल गया, तृतीय श्रेणी के स्थायीकरण की बात का समाधान मिल गया, तो वो वीडियो देखना बंद कर दें। केवल वही साथी जुड़े रहे जो तबादला चाहते हैं। और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि तबादलों के लिए क्या करना चाहिए अब हमें। नरेंद्र मीणा जी, मैं बार बार मैं कह रहा हूं कि अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापक, अरे मुझे यह बताओ, आपको टीचर बनाया है, आप पढ़ लिख के टीचर बने हो, आप अपने आप को थर्ड ग्रेड क्यों कहते हो? मेरे मुंह से कभी आपने थर्ड ग्रेड सुना क्या? मेरे हाथ से टाइप नहीं होता थर्ड ग्रेड। और जो सरकारी नियमावली है, सरकार में आपने आपको जो शिक्षा विभाग ने आपको जो पद नाम दे रखा है वास्तविक, वो अध्यापक दे रखा है। आप अपने आप को क्यों थर्ड ग्रेड कह रहे हो? एक तरफ तो आप समाज में थर्ड ग्रेड का शब्द है, इसको गलत पर्याय में ले जाते हो, थर्ड ग्रेड आदमी है तो अपने आप को थर्ड ग्रेड आदमी मानते हो क्या आप अपने आप को थर्ड ग्रेड मत कहा करो, अध्यापक हो आप। विदेशों के अंदर सबसे ज्यादा मान सम्मान सैलरी सबसे अध्यापक को मिलती है, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्याएं और सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां व्यक्तित्व निर्माण करने की जो बच्चे की शैशवावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक होती है, वही ये टीचर निभाते हैं। और आप इनको थर्ड ग्रेड कह रहे हो, तो कोई नहीं रहा, खुद ही कह रहे हैं। तो एक तो अपने आप को थर्ड ग्रेड कहना बंद करो, अध्यापक हो आप। और अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापकों का तबादला प्राथमिकता है और केवल प्राथमिकता तबादला ही है। और बताओ आप। लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या सुझाव देंगे? मुझे सुझाव दे तबादलों पे, फिर मैं कुछ मैंने लिखा है सुझाव मैं बताऊंगा, पूरा का पूरा लिख रखा है, लेकिन आप भी तो बताएं कि क्या करें। एक बी का तबादलों को लेकर सुझाव का, ओ सुझाव नहीं आ रहा।
बस करा लिया तबादला। डोटासरा से मिलने चलते हैं परिवहन स्टार्ट होने के बाद में। वो नाथी का बाड़ा वाले प्रकरण याद है क्या, डोटासरा जी से मिलने वाला? चलो ठीक है, लिखते हैं आपका, मैं लिख रहा हूं नोट आउट। कैलाश जी ने कहा डोटासरा जी से मिलने चलते हैं, बिल्कुल। और बताओ, एक ही साथी का आया अभी तक। सरकार पर दबाव बनाओ। गिल साहब कैसे बनाए सरकार के दबाव, यही तो पूछ रहा हूं मैं। हाँ, कोर्ट केस का क्या हुआ नरेश जी? हाँ, इसका मैं बताऊंगा। नरेश जी, कोर्ट केस के अंदर सरकार के जो हमने जिनको पक्षकार बनाया था उनको नोटिस मिल चुका है। सरकार और शिक्षा विभाग को इस बात का मालूम हो गया कि इस प्रकरण में कोर्ट केस हो चुका है। आपको मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपके ग्रुप में मैं डाल दूंगा कि सरकार ने इसके बचाव के लिए केविट दायर कर दी है, जो डीपीसी की प्रक्रिया रुकवाने के लिए, क्योंकि हमारे कोर्ट केस के माध्यम से जो प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी उसके अंदर डीपीसी को भी चैलेंज किया गया था, तो सरकार ने इस पर केविट लगा दी है। और कोरोना काल के अंदर ये फैसला बहुत जल्द आ जाता कोरोना काल के अंदर, लेकिन महत्वपूर्ण केसों पर सुनवाई प्राथमिकता कोर्ट दे रहा है। और कोर्ट केस की नरेश जी आप बात पूछ रहे हो, मैं आपसे फिर कहूंगा नरेश जी, मैंने कम से कम 10 से 15 बार आपसे आग्रह किया था सभी से कि जो भी कोर्ट केस के अंदर पार्टी बनना चाहे, याचिकाकर्ता बनना चाहे, वो अपना दस्तावेज पहुंचाएं। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केवल और केवल हरपाल दादरवाड़ के नाम से कोर्ट में याचिका लगी। किसी भी शिक्षक साथी ने कोर्ट में याचिका लगाने के लिए अपने दस्तावेज तक उपलब्ध नहीं कराए, और आप कोर्ट केस की बात कर रहे हो। फिर भी मैं कह रहा हूं कि कोर्ट केस में भी जीतेंगे हम, लेकिन ये कोर्ट के मामले लंबे चलते हैं मेरे भाई। तो यह कोर्ट पे छोड़ दें क्या? साथियों, तबादलों को लेकर जो सबसे बढ़िया समय है वो अभी है, क्योंकि यदि अब तबादले नहीं हुए ना, आने वाले समय में 12 जिलों में पंचायत राज चुनाव है, आपको सूचना लग चुकी होगी। फिर वो आचार संहिता लग जाएगी, वो समाप्त होगी नहीं, और 1-2 एमएलए कोरोना में चले गए, और 1 एमएलए की पहले सीट खाली थी। उपचुनाव 1 सीट का तो पहले से बच रहा था, 1-2 सीट और खाली हो गई, फिर उपचुनाव आ जाएंगे। तो पहले तो 12 जिलों के पंचायत राज चुनाव मान लो जनवरी में, जो हमारे साथ हुआ, और फिर उपचुनाव आ जाएंगे जो अभी कुछ समय पहले हमारे साथ हुआ। तो ये करते करते विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे और हमारे तबादले नहीं होंगे। सरकार के पास में एक सबसे बढ़िया बहाना है। मेरी बात हुई है काफी सक्षम अधिकारियों से, सरकार ये चाहती है कि तबादला नीति पे बात कर रही है। अब कोई भी तबादलों की बात करेगा वो तबादला नीति की बात कर देंगे। और आप ये सोच रहे हो कि जो संगठन वाले हैं ना, अन्य संगठन वाले, वो तबादलों की बात कर लेंगे। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों से मेरी प्रत्यक्ष बात हुई है। मैंने उनसे कहा कि साहब आप तबादलों की बात क्यों नहीं करते? आपको अंदर की बात बता रहा हूं। क्या हरपाल जी, आप अच्छा कर रहे हो, तबादले होने चाहिए, हम भी चाहते हैं, लेकिन हम तबादलों की बात करें तो हमारे ही पदाधिकारी नाराज हो जाते हैं मुख्यों कि हमारे पदाधिकारी कोई सिटी में पोस्टेड है, कोई ब्लॉक में पोस्टेड है, कोई जिलों के पास अपने गृह जिले में पोस्टेड है। अब जो शिक्षक संघों के पदाधिकारी पिछले चुनावों से अपने अपने जगह पोस्टेड हैं, चुनाव हो गए, सरकार बदल गई, तो सबसे ज्यादा अंदेशा उनको किक लगने का है। तो ये शिक्षक संगठन अपने पदाधिकारियों को, नई पॉलिसी बता रहा हूं, नई इनकी सोच बता रहा हूं, अपने पदाधिकारियों को बचाने के लिए ये ट्रांसफर की बात नहीं करते कि साहब हमें ट्रांसफर की बात करा तो हमारा पदाधिकारी हमारे विरोध में आ जाए, कि उनको भी किक लगने का खतरा है। तो आप ये सोचो कि जिन कि आपने आज तक रसीद कटवाई है वो आपकी ट्रांसफर की बात कर लेंगे। और एक और बात, ये हमारा शिक्षक बड़ा भोला कौम है, बहुत भोले हैं। कोई शिक्षक संगठन कोई बात को लेकर लेटर लिख देता है तो ऐसे हो जाते हैं पता नहीं क्या ही हो गया। अरे महात्मा जी, मेरे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो लेटर टाइप करने में बड़ा ज्यादा जोर नहीं आता।
एक संगठन ने लेटर जारी किया, उसमें से 2 शब्द उठाए, 2 शब्द उसमें उठाए, 5-7-10 मिनट के अंदर लेटर टाइप हो जाता है। लेटर टाइप करने से, और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये ट्वीट करने से, अखबारों में जो ये छोटे छोटे अखबारों में दिलवा रहे हैं, इन अखबारों में दिलाने से, प्रेस नोट निकलवाने से ट्रांसफर नहीं होने वाले। या आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यदि आपको वास्तविक अर्थों में तबादले करवाने हैं तो संगठित होना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्वों को समझना पड़ेगा। मैं तो जल्द ही आपके लिए इस तबादलों के लिए वहीं जयपुर, प्रदेश की राजधानी पर संघर्ष करता आपको मिल जाऊंगा। हरपाल दादरवाल ने तो पहले भी संघर्ष किया है, और जो संघर्ष के कीर्तिमान हमने स्थापित किए, ना तो किसी शिक्षक संघ ने किए, ना करेंगे। हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हम तो नाम लेके कह रहे हैं कि तबादलों के लिए साथ क्यों नहीं लगते। अब पता चला है वास्तविक बातों की, उनके पदाधिकारियों को ट्रांसफर का खुद को समस्या है, तो वो क्या आपके ट्रांसफर की बात करेंगे। अब रही बात एक संगठन की जिसका नाम रेस्टा है। अब रेस्टा भी 2 प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक RSTA है, एक RESTA है। रेस्टा। अब एक रेस्टा के महानुभाव का कुछ समय पहले ऑडियो आया, उस ऑडियो में वो खुद बोल रहा है, उस ऑडियो में बोल रहा है कि हरपाल दादरवाल ना तो रेस्टा का सदस्य था कभी, ना पदाधिकारी। अरे मूर्ख आदमी, मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं आपके साथ कभी था ही नहीं, आपका सदस्य नहीं था। आजकल तो ये अपने आप को कैडर बेस संगठन कह के वरिष्ठ अध्यापकों के ट्रांसफर का जो जिम्मेदारी जिन्होंने उठा रखी थी, मैं तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी आए, ट्रांसफर की बात करें। अरे जितना कोसना पर हरपाल दादरवाल और महासंघ को लगा रखे, उतना दबाव सरकार बढ़ाओ तो कुछ भला हो जाए। लेकिन बात यही है, एक और संगठनों को तो मतलब नहीं है ट्रांसफरों का। तृतीय श्रेणियों को तो, जब ये मास्टर खुद को तृतीय श्रेणी कह रहे हैं, तो उन्होंने भी समझ लिया कि 3rd क्लास मास्टर है, इनका क्या करेंगे। तो साथियों, कोई संगठन अपने पदाधिकारियों के दबाव में तब ट्रांसफर की बात नहीं उठा रहा। कोई संगठन केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने, अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उसको ट्रांसफर से मतलब नहीं, उसको प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की लड़ाई लड़नी है, उसकी लड़ाई लड़ रहा है। कोई संगठन आपस में एक नाम को लेकर लड़ रहे हैं कि असली मैं हूं, नकली मैं हूं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको पता ही है। प्रदेश के अंदर एक एक नाम से 4-4, 5-5 के संगठन चल रहे हैं, तो सारे के सारे एक दूसरे के पदों की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने। अरे उनको मास्टरों से मतलब ही नहीं है। यदि मास्टरों से मतलब होता तो ट्रांसफर के लिए आ जाते साथ में, इस तृतीय श्रेणी के वेतन नियमितीकरण के साथ में आ जाते। लेकिन कई कुछ तो है ही नहीं। जो धरातल पे 4-5 हैं, वो उनका काम है पत्र जारी कर दिया, और पत्र जारी करने से काम हो गया। ऐसे काम हो जाए तो हो जाएगा, और उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। जो आपके लिए लड़ता है, उसके लिए आप, उसके साथ में आप खड़े हो ईमानदारी से, तो आप बताओ। अंत में मैं सभी शिक्षक साथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि ट्रांसफर करवाना सभी शिक्षक साथियों का जिन्होंने फार्म भरा है, ये मेरा प्राथमिक और केवल एकमात्र उद्देश्य रह गया है। अब कितनों को होता है वो बात अलग है। मैं तबादला सूची जारी करवाना, और उन शिक्षक संगठनों से भी कहता हूं कि आप भी तबादलों की बात करें, लेकिन मैं आपसे पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि शिक्षक संगठन इसलिए नहीं बोल रहे, मुझे तो पता चला वास्तव में कि सरकार बनने से पहले से जिनके शिक्षकों के पदाधिकारी, पॉलिसी समझो आप कि जैसे हमारे संगठन के पदाधिकारी अपने अपने कस्बों में कहीं सेट हैं, सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद ट्रांसफर होते हैं, तो पदाधिकारी उनके पिक लगने की है। तो खैर उनकी भी गलती नहीं है, पदाधिकारियों का आक्रोश हो सकता है यदि वो मांग उठाएं तो इसलिए वो मांग नहीं उठाएंगे। रही बात रेस्टा की, तो रेस्टा में सबसे मोटी लड़ाई तो असली और नकली की है, क्योंकि 2-2 पदाधिकारी हैं, 2-2 प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष मोहर जी सलावत हैं,
इनका मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद है कि ये लगातार सोशल मीडिया इनके अखबारों के माध्यम से शिक्षकों की बात उठाते रहते हैं। दबाव बढ़ना न बढ़ना अलग बात है, वो लगातार प्रयासरत हैं। हमारे अनशन में भी लास्ट वाले दिन आए थे। अभी भी मैं तो उनसे बार बार मैं कई बार आग्रह करता हूं कि आप प्लानिंग करें। एक प्रदेश अध्यक्ष महोदय अपनी प्रदेश अध्यक्ष की पोस्ट को बचाने में लगे हुए हैं। वो जितना ऑडियो मेरे लिए बोलते हैं उतना ऑडियो कोई ट्रांसफर के लिए बोले तो ठीक है, पूरे दिन लग रहते हैं एकमात्र कैडर बेस संगठन, एकमात्र कैडर बेस संगठन। अरे कौन सा कैडर बेस संगठन है? तो साथियों, अब अपने को ट्रांसफर को लेकर लड़ाई लड़नी है। कोई भी माध्यम हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी हो, लेकिन जब तक आप स्वयं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे, जब तक तबादले होने की संभावनाएं न के बराबर है। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, मुझे राजस्थान के अंदर 16,000 शिक्षकों ने तबादलों की बात की है। जिस दिन 16,000 छोड़ के 600 मास्टर, 600 शिक्षक, कितने? केवल 600। अपन दूसरे दिन लिस्ट निकलवा लाएंगे। लिस्ट तो निकलवाएंगे, आप साथ दोगे तो भी नहीं निकलेगी, नहीं दोगे तो भी निकलवाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं ये चीज। उसके लिए चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, दिल्ली तक जाना पड़ेगा, दिल्ली भी जाएंगे। अरे अजय माकन से मिलना है तो वहां भी जाएंगे। भाई जब पहला आंदोलन किया, जब सस्पेंड हुए, अब की बार आंदोलन कर लेंगे, टर्मिनेट कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा उसमें? अरे जिनके नौकरी नहीं होती वो भी तो जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे मान लेंगे कि तबादलों के लिए एक बार अपने नौकरी चली गई और तो क्या करें? क्यों आपको तो टीचर्स को तो शर्म आती नहीं है बिल्कुल भी, स्वाभिमान तो है नहीं अब कुछ को छोड़कर। फिर बोल रहा हूं, कुछ को छोड़कर जो जुड़ रहे हैं उनका तो है ही, बचा ही है। लेकिन उनमें से भी जो जुड़े हुए हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि मैंने तबादलों के लिए क्या किया। तो साथियों, जल्दी तबादलों को लेकर विस्तृत रूपरेखा आपके सामने होगी। आप तैयारियों में लग जाओ, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, और जब मुझे लगेगा कि कम से कम 100 साथी तो तैयार हो गए, अभी तो 6 साथी तैयार हुए तो 2-3 दिन पहले, जिस दिन 100 साथी तैयार हो जाएंगे उस दिन आगामी जो ये रणनीति हम भी उसकी घोषणा कर देंगे। हाल फिलहाल कल सुबह से रोज का एक नया बैनर और नया जो सोशल मीडिया के लिए हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। सोशल मीडिया पे अभियान चालू करना है। और मैं, मेरे प्रिय जो साथी, संघर्ष के साथी हैं, जो लग बिलग के रहे, जो भी जितना हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं कल ही जयपुर निकल रहा हूं और कल से मैं प्रत्येक एमएलए से मिलने की सोच रहा हूं। अब सही है क्या ये विचार? मैं उन एमएलए से मिलूंगा, उनके हाथ जोड़ के कहूंगा कि महोदय आपको ट्रांसफर नहीं चाहिए, आपका तो ट्रांसफर 2.5 साल बाद में हो जाएगा, लेकिन आपको 2.5 साल तक ये जो सेवा करने का मौका मिला उसमें क्या वरिष्ठ अध्यापकों और अध्यापकों का बिल्कुल भी योगदान नहीं था क्या? और यदि योगदान था तो आप एक लेटर लिख दो मुख्यमंत्री के नाम। मैंने वो ड्राफ्ट करवा लिया है और कल से एक ही बयान पे लग रहे हैं कि हमें, आपके भी कोई एमएलए जानकार है तो मुझे संपर्क बता देना कि सर हम उस एमएलए से तो मैं लिखवा दूंगा। तो 1-2 लेटर लिखवाना देखा है। कोई एमएलए से लिखा सको तो एमएलए से, कोई प्रधान से लिखा सको तो प्रधान से। एक प्रारूप मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उस प्रारूप को, उस कंटेंट को उस महोदय एमएलए साहब की लेटर हेड पर लिखवाना है मुख्यमंत्री के नाम। और मुझे विश्वास है कि जल्दी कम से कम 150 एमएलए का तो लिखवा लेंगे और 150 एमएलए का लिखवा कर एक फोटो कॉपी करवा के तो मुख्यमंत्री महोदय के पास चलेंगे फिर लेके। अब शिक्षा मंत्री से मिलने का मतलब ही नहीं है। और एक उनका पूरा सेट करके आज तक की पूरी आंदोलन की रूपरेखा करके और दिल्ली भी जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है आप समझ नहीं रहे इस बात को कि तबादले अब नहीं हुए तो तबादले फिर नहीं होंगे, फिर उपचुनाव आ जाएंगे, पंचायत चुनाव आ जाएंगे और इनके आपस में खींचातानी है। इस समय सरकार भी दबाव में थोड़ी सी, कभी शांति धारीवाल जी का प्रकरण होता है, कभी एम.आर. राम जी का प्रकरण होता है, तो इस समय सरकार दबाव में है। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, क्या पता है इस दबाव में शिक्षा मंत्री जी भी थोड़ी सोच लें, ट्रांसफर कर दें। तो आप जाग जाओ थोड़े से।
मैं तो ये कह रहा था, अपने अपने दायित्व को समझ लो, निर्वहन कर लेंगे मिल बैठ के। और रही बात श्रेय की, तो मैं तो उनसे कह रहा हूं संगठनों वालों से कि ट्रांसफर कराने के बाद में आपको ही मैं खुद व्यक्तिगत से सोशल मीडिया पर आकर दे दूंगा श्रेय पूरा है कि तबादले आपने करवाए, मेरा कोई योगदान नहीं है। लेकिन आप जोड़ने से लगो, ट्रांसफर करवाने की कोशिश तो करो, एक दूसरे मिलकर करेंगे। तो साथियों, कोर्ट में जो याचिका लगी थी उसका नोटिस मिल गया उनको, उन्होंने केविट लगाई है। लंबा प्रकरण हो सकता है। दुख है कि केवल मैंने ही लगाई, किसी ने साथ नहीं दिया। पहली बात, धरना उना दिया, अनशन किया, नजरबंद रहा, आपने कितनों ने साथ दिया मुझे पता ही है। अब तबादलों का जो सही समय है वो यही समय है। एमएलए से मिलने का जो प्लान है, यदि आपका भी कोई राजनीतिक पकड़ हो, पहुंच हो, तो मैं आपको ड्राफ्ट, आप मेरे संपर्क कर लेना, मैं आपको ड्राफ्टिंग वो दे दूंगा, आप भी लिखवा लेना। अन्य संघों की चुप्पी है ही तबादलों पे, उसका कारण मैंने बता ही दिया। और कैडर बैच संघ के 2 प्रदेश अध्यक्ष जी, एक कैडर बैच संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो आजकल मेरे बारे में ऑडियो डाल रहे हैं, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष की सीट बचाने में लग रहे हैं। अब उनका आज के बाद में कल एक और ऑडियो आ जाएगा, सुन लेना आराम से। मनोरंजन अच्छा कराते हैं, लेकिन नमस्कार साथियों, मैं वो फलाना राजस्थानी शिक्षकों एकमात्र कैडर बैच संगठन। और दूसरा, मैंने जो आपसे 2 प्रश्न किए, क्या आप दिल से ये पूछ लेना कि मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया क्या तबादलों के लिए, और हरपाल दादरवाल के संघर्ष में कमी छोड़ी, तो आप मुझे आराम से मेरी आलोचना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट मैंने कहा कि आज मैं आपके सामने फिर से दोहरा रहा हूँ कि आज के बाद में शिक्षकों की 1000 समस्या हो, हरपाल दादरवाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अन्य संगठन वो सुलझा लेंगे, सक्षम है वो पुराने। और आज छोटी मोटी समस्या है तो आप भी महासंघ के हमारे अन्य पदाधिकारी हैं, वो आपके संपर्क में ही हैं, लेकिन मेरे से तो व्यक्तिगत तबादलों के अलावा कोई बात ही नहीं करेगा, ठीक है। और विद्यालय का है ही, कल से आपको सोशल मीडिया के लिए हम कल से कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, कल से लगते हैं। आज आप भी मेरे साथ लाइव इसी समय और लाइव समाप्त होने के बाद में मन ही मन में शपथ लेना कि तबादलों के लिए लड़ाई लड़नी है। आप मुझे बताओ, आप सभी का दिल बड़ा दुख रहा होगा कि आपका आप घर छोड़ने का मन नहीं कर रहा। मैं घर की बात बता रहा हूँ, देखो मतलब अनौपचारिक बात कर रहा हूँ। आप ये सोच रहे हो कि यार अब छुट्टियां अपना यदि ट्रांसफर हो जाता तो अब ये ट्रांसफर के बाद में ना तो आपको स्कूल कब जाना है, कितनी उपस्थिति जानी है, माथा बड़ी खत्म हो जाती ना। अरे तो एक बार 2-3 दिन की सीएल साल की व्यवस्था दिमाग में अभी से सेट कर लो कि भविष्य में, अब तो आपकी सीएल भी 15 और बन गई है ना, नहीं 15 सीएल की व्यवस्था और हो गई, पुरानी खत्म हो गई थी, 15 और मिल गई, तो 15 सीएल में 2-3 सीएल आप ट्रांसफर का नाम कर दो। अरे वैसे भी तो आप ट्रांसफरों के लिए जो लिखाते हो ना, डिजायर बोलते हैं जिसको, इच्छा, उस डिजायर को लेके भी तो आप 10-10, 15-15 दिन तक एमएलए के चक्कर काटते रहते हो। तो 2-3 दिन आप ट्रांसफर के लिए खुद अपने अधिकारों के लड़ने के लिए अभी से मानसिकता सेट कर लो, जरूरत पड़ेगी हमें। दूसरी बात, आप 2-3 सीएल नहीं ले सकते यार, मैं तो 5 महीने से सस्पेंड होकर बैठा हूँ, 1500 रुपये आप खर्च नहीं कर सकते। मेरे 2021 में तनख्वाह क्या होती है मैंने तो वो ही नहीं देखा। तो वो चीजें सोचो कभी, जिस दिन आपके सैलरी का मैसेज आए ना, उस दिन एक बार जरूर सोचना, 120 साथी जुड़े, 126 साथी जुड़े हैं, आप ये सोचना कि मेरे अकाउंट में ये 40-50 हज़ार रुपये जो भी आ रहे हैं वो आ रहे हैं, एक साथी है जिसके अकाउंट पे तो नहीं आ रहे होंगे। आपको सर मैं बताना चाहूंगा कि मेरी तो सरकार एलपीसी जारी भी नहीं कर रही, फिर भी मैं लड़ रहा हूं। आप 2-3 सीएल नहीं ले सकते, मैं तो सीएल साल सब कुछ लेके बैठ गया, फिर भी लड़ रहा हूं। और मैं तो घर के पास ही था, तबादलों की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन वादा कर दिया था कि आपके साथ खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। ठीक है, रणनीति मैंने बता दी है। एक तो कल से सोशल मीडिया, अब आपको मुझे बार बार में तो सोशल मीडिया पे ट्वीट रिट्वीट करने के लिए आग्रह करना पड़ता है, आप वो भी काम नहीं कर सकते। और आज जो भी साथी जुड़े हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जल्दी मैं एक बार 1-2 एमएलए से मिल लेता हूं, 1-2 दिन में जयपुर जाके पूरी रणनीति, और हो सका तो मंत्री साहब से भी मिलने का प्रयास करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनके एक बार ले लेते हैं राय बड़ी, और भी मंत्री है, उनसे मिलने के बाद मैं आपके साथ में जल्दी 1-2 दिन में वापस जुड़ूंगा। तो जो भी साथी जुड़े अपने साथियों को और तैयार करें, सभी साथ जुड़ के काम करें, थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है कि इतने साथी साथ हैं। ठीक है, वैसे मुझे पता है काम तो हमारे को करना है, 1-2 कोई आप में तो बिल्कुल भी, यदि जमीर होगा तो साथ लगेंगे। और मैं देखता हूँ कि आप ये 112 साथी सुन रहे हैं, 113 सुन रहे हैं कि ये
लाइव सेशन समाप्त होने के बाद कितने साथियों का मेरे पास व्यक्तिगत मैसेज आता है और कितने साथी ये मुझे विश्वास दिलाते हैं कि हम अब तबादलों की इस लड़ाई में आपके साथ हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जो जुड़े उनका धन्यवाद, जो नहीं जुड़े उनका भी धन्यवाद।